नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी का क्लास करने वाले हैं। हम जो हैं इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटी ऑल आउट का 100 एमसीक्यू प्रश्न को करने वाले हैं। ये जो है प्योर आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बाहर जो है एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है आपका जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है इसमें सारा का सारा क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। देख सकते हैं कि पहला नंबर जो चैप्टर है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 1 से वो सारा का सारा क्वेश्चन पहले यहाँ पे करवाया जाएगा। उसके बाद जितने भी आएगा सारा का सारा चैप्टर बाय चैप्टर जो है क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि विविधता से क्या तात्पर्य है। विविधता से क्या तात्पर्य है, ए नंबर में कह रहा है कि केवल अलग अलग धर्म का होना, ये गलत है। केवल अलग अलग धर्म का होना विविधता का एक रूप नहीं है। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी में है कि लोगों के बीच भाषा, धर्म, संस्कृति, खान पान का भी भिन्न होना। ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। लोगों के बीच भाषा, धर्म, संस्कृति, खान पीन, रहन सहन, कपड़ा उपड़ा पहनना, मतलब इस तरह के आधार पे जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जो हम कहते हैं इसको हम कहेंगे विविधता। खान पीन के आधार पे होता है, धार्मिक आधार पे होता है, भाषा के आधार पे होता है, रहन सहन के आधार पे होता है। इस तरह के आधार पे जितने भी होते हैं उसको हम विविधता कहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही होगा। देख सकते हैं इसका व्याख्या भी दिया गया हुआ है कि समाज में अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति, खान पीन के लोगों का एक साथ रहना विविधता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दो है कि लद्दाख भारत के किस भाग में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है भारत के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश है। ए जो है ऑप्शन दक्षिण पश्चिम में, ए जो है दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 2 है पूर्वोत्तर में। ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर के पूर्व में, उत्तर पूर्व में। तीसरा है मध्य भारत में, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में स्थित है। विवरण देख सकते हैं, विवरण दिया गया हुआ है, विवरण भी दिया गया है कि लद्दाख भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है लद्दाख के लोग मुख्य रूप से क्या पालते हैं जिससे कीमती पश्मीना ऊन मिलता है। लद्दाख के लोग मुख्य रूप से क्या पालते हैं जिससे कीमती पश्मीना ऊन मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, खास में किस की बकरी और भेड़े। खास में किस की जो होती है वो बकरी और भेड़े पालते हैं। व्याख्या है लद्दाख में विशेष प्रकार की बकरियां पाली जाती है। लद्दाख में जो है विशेष प्रकार की बकरियां पाली जाती है जिनसे प्रसिद्ध पश्मीना ऊन तैयार होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म तिब्बत पहुंचा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है और लद्दाख के रास्ते जो है तिब्बत पहुंचा था। इसका देख सकते हैं व्याख्या दिया गया हुआ है कि लद्दाख व्यापारिक मार्ग होने के साथ साथ बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बना है। लद्दाख जो है व्यापारिक मार्ग होने के साथ साथ बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बना है, जहाँ से यह तिब्बत फैला है। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि लद्दाख का कौन सा राष्ट्रीय महाकाव्य इपिक बहुत प्रसिद्ध है। लद्दाख का कौन सा राष्ट्रीय महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसर सागा। लद्दाख का जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा। व्याख्या दिया गया है कि केसर सागा लद्दाख का स्थानीय महाकाव्य है, धार्मिक ग्रंथ है जिसे बौद्ध और मुसलमान दोनों लोग गाते हैं। केसर सागा जो है लद्दाख का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे बौद्ध और मुसलमान दोनों लोग जो है उसे गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केरल भारत के किस कोने में स्थित राज्य है। केरल भारत के किस कोने में स्थित राज्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व में जो है केरल स्थित है। व्याख्या है केरल भारत के दक्षिण पश्चिम तट पे स्थित जो एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ जो है समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि केरल किन 2 चीज़ों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। केरल किन 2 चीज़ों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाले और मछली पकड़ना। मसाले की खेती और मछली पकड़ने के लिए जो है केरल प्रसिद्ध है। व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है कि केरल अपने मसालों, काली मिर्च, लौंग, इलायची और तटीय क्षेत्र होने के कारण मछली पालन के लिए यह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8 है कि केरल में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला जाल को क्या कहते हैं। केरल में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जाल को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीना बल्ला। चीना बल्ला जो है, चीना बल्ला, वो मछली पकड़ने वाले जाल को चीना बल्ला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। देख सकते हैं इसका व्याख्या दिया गया हुआ है। व्याख्या दिया गया है, व्याख्या है कि चीनी जाल की तरह दिखता है, चीनी जाल की तरह दिखता है, इसलिए इसे चीना बल्ला कहा जाता है। अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि केरल में तलने के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन को क्या कहते हैं। केरल में मछली को तलने के लिए इस्तेमाल में होने वाले बर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीना चट्टी। चीना चट्टी को तलने वाले बर्तन को चीना चट्टी कहा जाता है केरल में। व्याख्या दिया गया हुआ है, इस बर्तन की बनावट चीनी बर्तनों जैसी होने के कारण इसे चीना चट्टी कहते हैं, चीना चट्टी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि केरल का कौन सा त्यौहार नौका दौड़ यानी बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। केरल का कौन सा त्यौहार नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनम। ओनम जो है केरल का प्रसिद्ध जो है नौका दौड़ त्यौहार है। इसका व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि ओनम केरल का प्रमुख त्यौहार है। ओनम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है जिसमें आकर्षक सर्प नौका दौड़ होती है, जिसमें आकर्षक सर्प नौका दौड़ होती है। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की है, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना जो है, वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। इसका देख सकते हैं वर्णन दिया गया हुआ है, वर्णन देख सकते हैं। वर्णन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की विविधता को पिरोते हुए राष्ट्रगान की रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की विविधता को पिरोते हुए राष्ट्रगान की रचना की है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनेकता में एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा किसने दिया था। अनेकता में एकता का नारा किसने दिया था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अनेकता में एकता का जो है नारा दिया था। यह क्वेश्चन जो है कई बार सीटेट में पूछा गया है और भी अदर एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन जो है देखने को मिला है, पूछा गया है। व्याख्या देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि नेहरू जी ने भारत की राष्ट्रीय पहचान का वर्णन करने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में अनेकता में एकता का वर्णन का प्रयोग किया गया है। जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में अनेकता में एकता का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया गया है। वर्णन देख सकते हैं कि वर्णन दिया गया हुआ है, वर्णन किया गया हुआ है कि भारत की खोज पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई नहीं है बल्कि गहरी है। भारत की खोज पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत की एकता बाहर से थोपी हुई नहीं है बल्कि गहरी है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। उस दिन बैसाखी का दिन था, बैसाखी के दिन ही यह घटना घटित हुई थी। व्याख्या देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ईसाई धर्म में सबसे पहले भारत में सबसे पहले कहाँ आया और कौन लाया। ईसाई धर्म भारत में सबसे पहले कहाँ आया और कौन लाया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले भारत में जो है ईसाई धर्म वो केरल में आया था और संत थॉमस ने लेके आया था। संत थॉमस ने केरल में लेके आया था। देख सकते हैं इसका व्याख्या भी दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व केरल आए थे। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है केरल में आए थे। अब देख सकते हैं कि दूसरा नंबर अध्याय चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया, विविधता एवं भेदभाव जो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो है अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। देख सकते हैं पहला नंबर चैप्टर का जो है क्वेश्चन करीबन जो है 15 क्वेश्चन था, अब 16 नंबर क्वेश्चन से जो है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। 16 नंबर क्वेश्चन है,
पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी के बारे में बिना सही जानकारी के नकारात्मक राय बना लेना। किसी के बारे में बिना सही जानकारी के नकारात्मक राय बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। देख सकते हैं इसका व्याख्या दिया गया हुआ है, व्याख्या भी दिया गया हुआ है। बिना तथ्य जाने किसी व्यक्ति या समूह को हीन मानना या पूर्व धारणा बनाना पूर्वाग्रह कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि रूढ़िबद्ध धारणा स्टेरियोटाइप किसे कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी समूह के सभी लोगों को एक छवि में बांधना। किसी समूह के सभी लोगों को एक छवि में बांधना ही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सभी व्यक्तियों को अलग अलग करना, ए जो है रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है पुरानी परंपराओं का पालन करना, ये भी रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। वैज्ञानिक सोच रखना, ये भी रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है किसी समूह के सभी लोगों को एक छवि में बांध लेना ही पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है, जेंडर स्टेरियोटाइप कहलाता है। व्याख्या दिया गया हुआ है, व्याख्या है जब हम पूरे समूह के लिए एक ही निश्चित राय बना लेते हैं, जैसे लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, लड़कियां जो होती है गणित में कमज़ोर होती है और लड़के जो होते हैं गणित में तेज होते हैं, यह जो है एक रूढ़िबद्ध धारणा है। इसको कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप कहते हैं। यह जो है किसी के बारे में पूर्वाग्रह बना लेना कि लड़की जो होता है मैथ में कमज़ोर, गणित में कमज़ोर होते हैं और लड़के तेज होते हैं, क्या है? तो एक रूढ़िबद्ध धारणा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर क्रियाकलाप किए जाते हैं। जब पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर क्रियाकलाप किए जाते हैं तो जो है भेदभाव होता है। इसका व्याख्या दिया गया हुआ है कि पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा विचारों के आधार पर दूसरों को अधिकारों से वंचित करना भेदभाव होता है। पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध विचारों के आधार पर दूसरे को अधिकारों से वंचित करना ही भेदभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। व्याख्या दिया गया हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने दलित व वंचितों के अधिकारों की रक्षा की थी। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है संविधान का पिता एवं संविधान का निर्माता कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस जाति से संबंधित थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस जाति से संबंधित थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महार जाति। महार जाति में जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में महार जाति में उनका जो है जन्म हुआ था बी आर अम्बेडकर को। इसका देख सकते हैं कि यहाँ वर्णन दिया गया हुआ है, व्याख्या दिया गया हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महाराष्ट्र की महार जाति से थे। इनका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो जन्म हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो महाराष्ट्र के महू में जो है महार जाति में जन्म हुआ था, जिसे सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इनको जो है बहुत ही समाज में जो है सामाजिक भेदभाव का जो इनको सामना करना पड़ा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दबाया गया या कुचला हुआ। दबाया हुआ या कुचला हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया गया हुआ है, व्याख्या कि दलित शब्द का अर्थ है दबाया हुआ, जिसे दलितों ने अछूत शब्द के लिए विकल्प के रूप में अपनाया है। दलित शब्द का अर्थ है दबाया हुआ, जिसे दलितों ने अछूत शब्द के विकल्प के रूप में अपनाया है। 22 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत को समाप्त करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 जो है छुआछूत का निषेध कहता है। छुआछूत अधिनियम जो बना था, छुआछूत के निषेध कानून जो बना था वह 1955 में बना था। 1955 में अधिनियम बना था, छुआछूत निवारण अधिनियम भी बना था। इसका व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया गया हुआ है कि अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का पूरी तरह उन्मूलन करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 जो है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध करता है, आर्टिकल जो है 15 में है। व्याख्या देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव करने से निषेध करता है, आर्टिकल 15 के तहत। अगला देख सकते हैं, दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन है कि गोरेगांव महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान डॉक्टर आम्बेडकर के साथ क्या घटना घटी थी? कोरेगांव महाराष्ट्र में एक कोरेगांव की यात्रा के दौरान जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ क्या घटना घटी थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति के आधार पर स्टेशन मास्टर और बैलगाड़ी वालों ने भेदभाव किया। जाति के आधार पर स्टेशन मास्टर और बैलगाड़ी वालों ने उनके साथ भेदभाव किया था। इसका व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया गया हुआ है कि बचपन में अपने पिता से मिलने जाते समय उन्होंने महार जाति का होने के कारण भेदभाव झेलना पड़ा था। 25 नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है कि सभी धर्मों को समान आदर देना और राज्य का कोई ऑफिशियल धर्म ना होना। राज्य जो है सभी धर्मों का जो समान रूप से आदर करेगा और राज्य का कोई भी अपना ऑफिशियल धर्म जो है नहीं होगा। व्याख्या दिया हुआ है कि भारत में सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। सरकार किसी धर्म में पक्षपात नहीं कर सकती है। भारत में सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है और सरकार किसी भी धर्म में पक्षपात नहीं कर सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है अध्याय 3 में आ गए हम लोग। 3 में अध्याय 3 है कि सरकार क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट क्या है, अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो है चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सरकार का मुख्य कार्य क्या है? सरकार का जो होता है मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है देश के लिए नियम कानून बनाना और लागू करना, ये सरकार का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सीमाओं की सुरक्षा और जन सुविधाएँ देना, सीमाओं का सुरक्षा करना और जन सुविधाएँ देना, ये भी सरकार का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि न्याय प्रदान करना, ये भी काम होता है सरकार का। ऑप्शन नंबर डी है कि उपयुक्त में से सभी, तो ये जो है सारा का सारा जो है ऑप्शन ए बी सी सभी के सभी जो है सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि सरकार देश की सभी जन कल्याण नियम बनाने और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सरकार देश की सुरक्षा, जन कल्याण नियम बनाने और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है जिम्मेदार है। अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के 3 मुख्य स्तर कौन से हैं? सरकार के मुख्य 3 स्तर कौन से हैं? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर जो होता है ग्राम पंचायत होता है, और जबकि राज्य स्तर पे जो होता है उसको कहते हैं, राज्य स्तर पे जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत हो गया आपका राज्य स्तर पे होता है, और शहर में नगर निगम जो होता है ये सब जो होता है आपका राज्य स्तर पे होता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पे जो होता है ये पूरे देश में प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। इसका व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया गया है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार स्थानीय, गांव, शहर एवं राज्य और राष्ट्रीय देश स्तर पर काम करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सरकार के 3 मुख्य अंग कौन कौन हैं? सरकार के मुख्य तीन अंग कौन कौन हैं? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो सही है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम जो होता है वो कानून बनाना होता है, विधायिका का प्रमुख काम होता है कानून बनाना, जबकि कार्यपालिका का काम होता है बनाए गए कानून को लागू करवाना। कार्यपालिका का काम होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि देश में अगर किसी तरह के किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के कोई घटना होती है तो उसको न्याय दिलवाना। किसी भी तरह का कोई भी अगर समस्या होती है और कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है न्याय दिलाना। इसका व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया गया हुआ है। व्याख्या है कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू कराती है, जबकि न्यायपालिका विवादों का सुलझाती है।
विधायक न्यायपालिका जो है विवादों को सुलझाती है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र का सही अर्थ होता है। व्याख्या दिया हुआ है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है जो अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो अपने प्रतिनिधि चुनता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। और यह जो नारा है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह जो नारा है ये प्रमुख नारा जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। यह नारा जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देख रख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजतंत्र यानी राजतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, जहां राजा या रानी के पास निर्णय लेने की अंतिम शक्ति होती है। राजतंत्र में जो है राजा और रानी के पास निर्णय लेने की अंतिम शक्ति होती है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि राजतंत्र में सत्ता वंशानुगत होती है। राजतंत्र में जो है सत्ता वंशानुगत होती है और राजा निर्णय लेने के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। राजतंत्र में जनता सत्ता वंशानुगत होती है और राजा निर्णय लेने के लिए जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, जनता द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन चलाना। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन चलाना ही प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। व्याख्या दिया गया है, व्याख्या है कि आधुनिक लोकतंत्र में नागरिक सीधे भाग न लेकर चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुनते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में नागरिक सीधे भाग न लेकर चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का क्या अर्थ होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। व्याख्या दिया हुआ है कि बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष या उससे ऊपर के नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो होता है उसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने किया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक जो थे वो महात्मा गांधी थे हैं। अगला इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है, व्याख्या है कि महात्मा गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पुरजोर वकालत की थी। महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पुरजोर वकालत की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि सफरेज आंदोलन सफरेज मूवमेंट का संबंध किस अधिकार से था। सफरेज मूवमेंट का संबंध किस अधिकार से था, तो इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के वोट का अधिकार से, महिलाओं के वोट देने के अधिकार से संबंधित था सफरेज मूवमेंट। व्याख्या है सफरेज का अर्थ है मताधिकार, सफरेज का अर्थ होता है मताधिकार है। यह आंदोलन महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए चलाया गया था। यह जो है सफरेज मूवमेंट जो है महिलाओं के द्वारा मतदान यानी वोट के अधिकार के लिए चलाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। अमेरिका में जो है 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो मिला था। व्याख्या दिया हुआ है कि लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका में महिलाओं को 1920 में मताधिकार मिला यानी वोट देने का अधिकार मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि यूके यानी ब्रिटेन में महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ब्रिटेन में महिलाओं को पुरुष के समान वोट देने का अधिकार कब मिला, तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो है सी, 1928 में। ब्रिटेन में 1928 में महिलाओं को वोट पुरुषों के बराबर देने का अधिकार मिला था। ब्रिटेन में 1928 में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार दिया गया था। चैप्टर नंबर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व।
37 नंबर क्वेश्चन है कि रंग भेद नीति किस देश में लागू थी। रंग भेद की नीति जो है किस देश में लागू थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद की जो नीति जो है लागू थी। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में त्वचा के रंग के आधार पर गोरे और काले लोगों के बीच कानूनी रूप से भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में त्वचा के रंग के आधार पर गोरे और काले लोगों के बीच जो है कानूनी रूप से भेदभाव किया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध किस नेता और संगठन ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध किस नेता और किस संगठन ने किया था, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला ने किया था। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने, संस्था का नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, और नेल्सन मंडेला जो थे नेता थे दक्षिण अफ्रीका में। अगला नंबर, इसका व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला ने 34 वर्षों तक, यहाँ वर्ष नहीं दिया हुआ है, करीबन 34 वर्षों तक अफ्रीका के नेल्सन मंडेला कांग्रेस के तहत रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेल्सन मंडेला ने 34 वर्षों तक अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस के तहत रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष एक लोकतांत्रिक देश बना। दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष एक लोकतांत्रिक देश बना, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1994। 1994 में जो है दक्षिण अफ्रीका जो है अल्पसंख्यक गोरों से जो है स्वतंत्र होकर जो है एक लोकतांत्रिक देश बना था। अगला नंबर क्वेश्चन, इसका व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि 1994 में रंग भेद समाप्त हुआ और दक्षिण अफ्रीका में सभी प्रजातियों के लिए समान चुनाव हुए। सभी प्रजातियों के लिए यानी सभी नागरिकों के लिए जो है समान चुनाव हुए। अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के सोवेतो कस्बे में कौन सी भाषा थोपे जाने का विरोध हेक्टर पीटरसन ने किया था। दक्षिण अफ्रीका के सोवेतो कस्बे में कौन सी भाषा थोपे जाने का विरोध हेक्टर पीटरसन ने किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकांस जो है इसके लिए। व्याख्या दिया गया हुआ है कि अश्वेत स्कूली बच्चों पर अफ्रीकांस भाषा थोपी जा रही थी जिसका उन्होंने विरोध किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय अश्वेत लोगों की अपनी मुख्य भाषा कौन सी थी। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय अश्वेतों की लोगों की अपनी मुख्य भाषा कौन सी थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जूलू जो थी दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों की अपनी भाषा थी। व्याख्या दिया गया हुआ है कि जूलू वहाँ के स्थानीय अश्वेत निवासियों द्वारा बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा थी। जूलू वहाँ के स्थानीय अश्वेत निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा थी। 42 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि लोकतंत्र में जनता सरकार पर नियंत्रण कैसे रखती है। लोकतंत्र में जनता सरकार पर नियंत्रण कैसे रखती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में इसका सभी है। केवल चुनाव के समय मतदान करके भी होगा, इसका सही होगा। धरना, जुलूस और रैली और समाचार माध्यम द्वारा भी, इसके द्वारा भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है कि हस्ताक्षर अभियान चलाकर। उपयुक्त में से सभी, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी जो होगा इसका सही हो जाएगा। व्याख्या दिया गया हुआ है कि वोट देने के अलावा जनता नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन और आलोचना के जरिए सरकार पर नज़र रखती है। वोट देने के अलावा जनता नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन और आलोचना के जरिए सरकार पर नज़र रखती है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में आम चुनाव लोकसभा और विधानसभा कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। भारत में आम चुनाव लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल में होता है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। 5 वर्षों में जो होता है चुनाव होता है। व्याख्या दिया हुआ है कि भारत में चुनी हुई सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत में चुनी हुई सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसके बाद पुनः चुनाव होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन 2 राज्यों के बीच है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन 2 राज्यों के बीच है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्य रूप से है। व्याख्या दिया हुआ है कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों से विवाद है। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है दशकों से विवाद चलता आ रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है।
कर्नाटक में कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा सागर बांध। कर्नाटक में जो है कृष्णा सागर बांध जो है स्थित है, जबकि मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में, मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में है। व्याख्या है कि कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी के ऊपरी हिस्से में है, जबकि निचली हिस्से में जो तमिलनाडु में जो बांध बना गया है वो मेटूर बांध है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तमिलनाडु में कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेटूर बांध। मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बनाया गया है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया गया हुआ है, व्याख्या है कि विभिन्न समूहों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना जिसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। विभिन्न समूहों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना किसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सरकार की। व्याख्या दिया गया हुआ है कि संविधान के दायरे में रहकर हिंसा रोकना और विवाद सुलझाना सरकार का दायित्व होता है। संविधान के दायरे में रहकर हिंसा को रोकना और विवाद का सुलझाना इस सरकार का दायित्व होता है। अगला नंबर देख सकते हैं, अध्याय 5 में आ गए हैं पंचायती राज। अध्याय 5 में जो है पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। इसका पहला नंबर, इसका 48 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की सरकार का उदाहरण है? पंचायती राज व्यवस्था जो है किस प्रकार की सरकार का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण स्तरीय स्वशासन का ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। व्याख्या दिया हुआ है, ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा स्वयं का शासन चलाने की प्रणाली, ग्रामीण स्तर पर लोगों के द्वारा स्वयं का शासन चलाने की प्रणाली है। 49 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जो है क्या होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गांव के सभी वयस्क नागरिकों जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और जिनकी मतदाता सूची में नाम है, उसी को ग्राम सभा के सदस्य बोलते हैं, ग्राम सभा के सदस्य बोला जाता है। जबकि गांव के सभी वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है की सभा, उन्हीं को सभा कहा जाता है। व्याख्या दिया हुआ है कि पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायत के सभी पंजीकृत यानी जिनकी मतदाता सूची में नाम है उसको ग्राम सभा के सदस्य बोला जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है बी, ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य जो है ग्राम पंचायत का चुनाव करता है। व्याख्या दिया हुआ है कि ग्राम सभा के लोग ही वोट डालकर सरपंच और वार्ड पंचों का चुनाव करते हैं। ग्राम सभा के लोग ही वोट डालकर सरपंच और वार्ड पंचों का चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है कि ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? 51 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। व्याख्या दिया हुआ है कि चुना हुआ सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। चुना हुआ सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का सचिव सेक्रेटरी कौन होता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का सचिव सेक्रेटरी कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। सरकार के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या है कि सचिव का चुनाव नहीं होता। सचिव का चुनाव जो है नहीं होता है, उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का नियुक्ति चुनाव नहीं होता है, उसका सरकार के द्वारा उसका नियुक्ति किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत के सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैठक बुलाना और बैठकों का रिकॉर्ड रखना। बैठक बुलाना और बैठकों का रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया गया हुआ है। व्याख्या है कि सचिव ग्राम सभा और पंचायत की मीटिंग आयोजित करता है। सचिव ग्राम सभा और पंचायत की मीटिंग आयोजित करता है और कार्यवाही दर्ज करता है। ऑप्शन नंबर 54 है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि चुनाव के बाद ग्राम पंचायत 5 वर्ष की अवधि के लिए काम करती है। चुनाव के बाद ग्राम पंचायत 5 वर्ष की अवधि के लिए काम करती है।
अगला नंबर क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर नीचे से ऊपर कौन है। पंचायती राज व्यवस्था का नीचे से ऊपर 3 स्तर कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। पहला ग्राम पंचायत होता है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, और तीसरा जो होता है जिला पार्षद, तीसरा जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या है कि पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जो होता है जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा राइट ऑप्शन सब 56 का। व्याख्या देख सकते हैं कि 92 में 1992 के 93वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि जल संरक्षण और प्रबंधन, जल संरक्षण और संवर्धन कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है। जल संरक्षण और संवर्धन कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाटरशेड विकास कहा जाता है, वाटरशेड विकास। वर्णन दिया गया हुआ है कि वाटरशेड विकास के तहत बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर और छोटी बांध बनाकर जल स्तर बढ़ाया जाता है। वाटरशेड विकास की तहत बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर और छोटे बांध बनाकर जल स्तर बढ़ाया जाता है। अगला है अध्याय नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है ग्राम का प्रशासन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, अध्याय 6 है। इससे संबंधित अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन की जमीन को मापने और उसका रिकॉर्ड करने, जमीन को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने वाले मुख्य ग्रामीण अधिकारी को क्या कहते हैं। जमीन को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने वाले मुख्य ग्रामीण अधिकारी को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, पटवारी या लेखपाल। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसको पटवारी कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, और बिहार में उसे ग्राम सेवक भी कहते हैं, ग्राम सेवक भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका देख सकते हैं कि इसका दिया हुआ है, व्याख्या है कि पटवारी जमीन के नक्शे, खसरा और रिकॉर्ड का रख रखाव करता है। पटवारी जमीन के नक्शे, खसरा और रिकॉर्ड का रख रखाव करता है। अगला नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है कि पटवारी के पास जमीन के रिकॉर्ड और स्वामित्व को दर्शाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं। पटवारी के पास जमीन के रिकॉर्ड और स्वामित्व को दर्शाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, खसरा, खसरा कहा जाता है। व्याख्या दिया गया हुआ कि खसरा रजिस्टर में जमीन का क्षेत्रफल, मालिक का नाम और फसल की जानकारी होती है। खसरा रजिस्टर में जमीन का क्षेत्रफल, मालिक का नाम और फसल की जानकारी होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन कि गांव में चोरी या लड़ाई झगड़े की शिकायत दर्ज कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। गांव में चोरी या लड़ाई झगड़े की शिकायत करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अपने क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने में, अपने क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने में जाना होता है। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, वो वही मामला दर्ज होता है, वो वही मामला जो है दर्ज होता है। अगला नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी हेड कौन होता है। पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी हेड कौन होता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, SHO। SHO जो होता है पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी होता है, जिसे स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है, SHO। देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका व्याख्या दिया हुआ है कि थाना प्रभारी को SHO कहा जाता है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन कि FIR का पूरा नाम क्या होता है। FIR का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। देख सकते हैं यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR पुलिस द्वारा अपराध की सूचना मिलने पर सबसे पहले दर्ज की जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR पुलिस द्वारा अपराध की सूचना मिलने पर सबसे पहले दर्ज की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि पटवारी के काम का निरीक्षण और राजस्व संबंधी मामले की सुनवाई कौन करता है।
पटवारी के काम का निरीक्षण और राजस्व संबंधित मामले की सुनवाई कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी तहसीलदार। ऑप्शन नंबर बी तहसीलदार जो है इसका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका व्याख्या दिया हुआ है कि तहसीलदार राज्य व्यवस्था अधिकारी होता है। तहसीलदार राजस्व अधिकारी होता है जो पटवारी के काम की निगरानी करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो उसका सही ऑप्शन नंबर बी डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे जिला कलेक्टर कहते हैं, डीएम या जिला अधिकारी कहते हैं, वो सबसे प्रमुख होता है, अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला में। व्याख्या दिया हुआ है कि पूरे जिले का प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का शीर्ष अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। पूरे जिले के प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का शीर्ष अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2005 में। 2005 में इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2005। व्याख्या दिया हुआ है कि इस कानून में 2005 में संशोधन करके महिलाओं की संपत्ति अधिकार में समानता दी गई। इस कानून के तहत 2005 में संशोधन करके महिलाओं को संपत्ति अधिकार में समानता दी गई। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बेटों और माँ को जमीन जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलना। बेटों और माँ को जमीन के जायदाद में बराबर हिस्सा मिलना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। व्याख्या दिया हुआ है कि जब पिता की कृषि भूमि में महिलाओं, बेटियों और माँ को पुरुषों के समान कानूनी हक प्राप्त होता है। अगला नंबर अध्याय नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। नगर प्रशासन से संबंधित है, चैप्टर नंबर 7 है, इससे संबंधित जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े शहरों में नागरिक सुविधा, साफ सफाई, पानी, रोशनी प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? बड़े शहरों में नागरिक सुविधाएं जैसे सफाई, पानी, रोशनी प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नगर निगम। बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होता है। व्याख्या है कि बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना में स्थानीय प्रशासन का काम नगर निगम करता है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना में स्थानीय प्रशासन का काम नगर निगम करता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे शहरों या कस्बों में काम करने वाली स्थानीय प्रशासन संस्था को क्या कहते हैं? छोटे शहरों या कस्बों में काम करने वाली स्थानीय प्रशासन संस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। छोटे शहरों की देखभाल के लिए नगरपालिका का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो नगरपालिका, म्यूनसिपल काउंसिल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या दिया हुआ है कि छोटे शहरों की देखभाल के लिए नगरपालिका का गठन किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? नगर निगम के चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वार्ड पार्षद, काउंसिलर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी वार्ड पार्षद। व्याख्या दिया हुआ है कि शहर को कई वार्डों में बांटा जाता है। शहर को कई वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड एक पार्षद चुना जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि शहर के वार्ड पार्षद मिलकर विभिन्न जटिल मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए क्या बनाते हैं? शहर के वार्ड पार्षद मिलकर विभिन्न जटिल मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए क्या बनाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पार्षदों की समितियां, कमेटी बनाया जाता है। पार्षदों की जो है कमेटी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या दिया गया हुआ है कि बस स्टैंड, अस्पताल या सफाई व्यवस्था जैसे शहर स्तरीय मुद्दों के लिए विशेष समितियां होती है। बस स्टैंड, अस्पताल या सफाई व्यवस्था जैसे शहर स्तरीय मुद्दों के विषय विशेष के लिए समितियां होती है। अगला नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के निर्णय को लागू करने वाला मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर कौन होता है? नगर निगम के निर्णयों को लागू करने वाला मुख्य प्रशासन अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी निगमायुक्त म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। ऑप्शन नंबर ए।
व्याख्या दिया हुआ है कि आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। आयुक्त की नियुक्ति जो है सरकार के द्वारा की जाती है और वह प्रशासनिक कामकाज संभालता है, और जो है वह प्रशासनिक काज जो है नगर आयुक्त संभालता है। अगला नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम अपनी सेवाओं के संचालन के लिए पैसा कहाँ से जुटाता है। नगर निगम अपनी सेवाओं के संचालन के लिए पैसा कहाँ से जुटाता है, तो इसका सही ऑप्शन उपयुक्त में से डी सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से सभी। संपत्ति कर से, जल व मनोरंजन कर से, दुकानों व व्यवसायिक कर से, उपयुक्त में से सभी से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या दिया हुआ है कि नगर निगम नागरिकों से विभिन्न प्रकार के टैक्स, गृह कर, जल कर आदि वसूलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 73 है, 73 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वार्ड में बिजली का तार टूट जाए, यदि किसी वार्ड में बिजली का तार टूट जाए तो गंदगी हो तो स्थानीय लोग सबसे पहले किससे संपर्क करते हैं। यदि किसी वार्ड में बिजली का तार टूट जाए या गंदगी हो जाए तो स्थानीय लोग सबसे पहले किससे संपर्क करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने वार्ड पार्षद से, अपने वार्ड पार्षद से संपर्क करते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते, स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते लोग समस्या के समाधान के लिए पार्षद के पास जाते हैं, लोग समस्या के समाधान के लिए पार्षद के पास जाते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर कि नगर निगम द्वारा सफाई या कचरा उठाने का काम निजी कंपनियां को देना क्या कहलाता है। नगर निगम द्वारा सफाई या कचरा उठाने का काम निजी कंपनियों को देना क्या कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजीकरण या स्व कंट्रैक्टिंग होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगा या उसी को निजीकरण कहते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि लागत घटाने के लिए काम ठेके पर देना कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है। लागत घटाने के लिए काम को ठेके पे देना सब कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1994 में गुजरात के किस शहर में गंदगी के कारण खतरनाक प्लेग फैल गया था। वर्ष 1994 में गुजरात के किस शहर में गंदगी के कारण खतरनाक प्लेग फैला था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूरत। व्याख्या है कि सूरत में भारी गंदगी के कारण प्लेग महामारी फैली जिसके कारण सफाई व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 है कि 1994 के प्लेग संकट के बाद बड़े पैमाने पर सफाई अभियान के कारण सूरत किस रूप में आया। 1994 के संकट के बाद जो है बड़े पैमाने पर सफाई अभियान के कारण सूरत किस रूप में आया। इसका देख सकते हैं क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया हुआ है, क्वेश्चन आधा ही है। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर है, चैप्टर अध्याय नंबर 8 है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में जो है आजीविका है, 77 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि NCERT पुस्तक में वर्णित कलपट्टू गांव किस राज्य के समुद्र तट के पास स्थित है। NCERT पुस्तक में वर्णित कलपट्टू गांव किस राज्य के समुद्र के तट के पास स्थित है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। व्याख्या दिया हुआ है कि कलपट्टू तमिलनाडु का एक तटीय गांव है। कलपट्टू जो है तमिलनाडु का एक तटीय गांव है। यहाँ मुख्य व्यवसाय खेती और गैर कृषि कार्य है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है खेती है और गैर कृषि कार्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर कि कलपट्टू गांव में लोग कृषि के अलावा कौन से गैर कृषि कार्य करते हैं। कलपट्टू में लोग कृषि के अलावा कौन कौन से गैर कृषि कार्य करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है कि टोकरी व बर्तन बनाना, ये सही है। ईंट बनाना और बैलगाड़ी चलाना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है लोहाड़ी व नाई का काम करना, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। व्याख्या दिया गया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा कई अन्य छोटे उद्योग व सेवाएं कार्य आजीविका के साधन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा कई अन्य छोटे उद्योग व सेवा कार्य आजीविका के साधन हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण परिवारों में से कितने प्रतिशत परिवार कृषि मजदूर या छोटे किसान हैं। भारत में ग्रामीण परिवारों में से कितने प्रतिशत परिवार कृषि मजदूर या छोटे किसान हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 90% लोग, लगभग 80% लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है लगभग 80% लोग जो हैं छोटे कृषक मजदूर हैं, छोटे किसान हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि भारत के लगभग 80% किसान के पास बहुत कम ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और बहुत सारे ऐसे भी किसान छोटे मजदूर हैं जो कि भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि ही नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बड़े किसान
जिन्हें अपनी उपज बाजार में बेचने से बड़ा लाभ होता है का प्रतिशत कितना है? भारत में कितने प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो कि बड़े हैं? भारत में बड़े किसान कितने प्रतिशत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, 20%। केवल 20% व्याख्या है कि केवल 20% किसान के पास ही बड़ी ज़मीन है और कृषि से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। केवल 20% किसान के पास ही बड़ी ज़मीनें हैं और वे कृषि से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि मजदूर एग्रीकल्चर लेबर्स की मुख्य समस्या क्या है? कृषि मजदूर की मुख्य समस्या क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। पहला है ऑप्शन नंबर ए है कि साल भर नियमित काम न मिलना, मौसमी बेरोजगारी जिसको कहते हैं, साल भर नियमित काम नहीं मिलता है, सीजन के अनुसार मौसम के अनुसार मिलता है, ये सही है। दूसरा है कम मजदूरी भी है, ये भी दूसरा कारण है। तीसरा है कि काम के लिए दूसरों पर निर्भरता, ये भी सही है। यानी इसका जो है 1 2 3 4 सब 1 2 3 तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपयुक्त में से सभी। व्याख्या दिया हुआ है कि उन्हें केवल रोपाई कटाई के समय काम मिलता है, उन्हें केवल रोपाई कटाई के समय काम मिलता है, बाकी समय बेरोजगारी और कम मजदूर से जूझते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि छोटे किसान के कर्ज के जाल में फंसने का मुख्य कारण क्या है? छोटे किसानों के कर्ज के जाल में फंसने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। पहला नंबर ए है कि मानसून की विफलता या फसल खराब होना, ये सही है। दूसरा है बी है कि व्यापारी साहूकार के ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि कीटनाशक और बीजों का महंगा होना, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सारा कुछ सही है। व्याख्या दिया हुआ है कि फसल नष्ट होने पर किसान पुराना कर्ज नहीं चुका पाते हैं और नया कर्ज लेने को मजबूर होते हैं, जिसके कारण वह जो है कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऑप्शन नंबर 83 है 83 है कि तटीय गांव पुदुपेट के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तटीय गांव पुदुपेट के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मछली पकड़ना, फिशिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है फिशिंग, ये सही है। व्याख्या दिया हुआ है कि समुद्र के किनारे बसे गांवों में अधिकांश परिवार मछली पकड़कर गुजारा करते हैं। समुद्र के किनारे बसे हुए गांव में अधिकांश लोग जो है मछली पकड़ के अपना गुजारा करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है कि मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए किस खास प्रकार की स्थानीय नाव का उपयोग करते हैं? मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए किस खास प्रकार की स्थानीय नाव का उपयोग करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, कैटामरैन। कैटामरैन नाव जो है मछली पकड़ने के लिए जो नाव का प्रयोग करते हैं उसका नाम है कैटामरैन, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि कैटामरैन लकड़ी के लट्ठों से बनी एक छोटी पारंपरिक नाव होती है। कैटामरैन लकड़ी के लट्ठों से बनी एक छोटी पारंपरिक नाव होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून के कौन से 4 महीने मछुआरे के लिए कठिन होता है क्योंकि इस दौरान वे समुद्र में नहीं जाते हैं मछली पकड़ने के लिए? मानसून के कौन से 4 महीने मछुआरों के लिए कठिन होते हैं क्योंकि इस दौरान वे समुद्र में नहीं जाते हैं मछली पकड़ने के लिए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है मई से अगस्त महीने मछली का प्रजनन का काल होता है। मई से अगस्त महीने जो है मछली के प्रजनन का काल होता है, इस महीने नहीं जाते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि प्रजनन काल के दौरान चक्रवात का खतरा होता है। प्रजनन काल के दौरान चक्रवात का खतरा होता है जिसके कारण मछली की वृद्धि के लिए शिकार रोका जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड और बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सुविधा प्रदान करता है? नाबार्ड और बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सुविधा प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सस्ते ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना। सस्ते ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना। व्याख्या है कि साहूकारों के शोषण से बचने के लिए सरकारी बैंक किसानों को कम ब्याज पर ऋण देते हैं। साहूकारों के शोषण से बचने के लिए सरकारी बैंक किसानों को कम ब्याज पर ऋण देते हैं। अगला नंबर चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है शहरी क्षेत्र में आजीवन। 87 नंबर क्वेश्चन है कि शहर में सड़कों पर सामान बेचने वाला स्ट्रीट वेंडर को किस श्रेणी में रखा जाता है?
शहरों में सड़कों पर सामान बेचने वाले को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है स्वरोजगारी की श्रेणी में, सेल्फ एम्प्लॉयड की श्रेणी, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या दिया हुआ है कि वे किसी के अधीन काम नहीं करते हैं, वे जो हैं किसी के अधीन काम नहीं करते हैं, अपनी पूंजी से स्वयं व्यवसाय चलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 नंबर क्वेश्चन है कि अहमदाबाद शहर के एक सर्वे के अनुसार शहरी कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत सड़कों पर काम करता है? 88 नंबर क्वेश्चन है कि अहमदाबाद शहर के एक सर्वे के अनुसार शहरी कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत सड़क पर काम करता है? अहमदाबाद शहर के एक सर्वे के अनुसार शहरी कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत सड़कों पे काम करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 12%। ऑप्शन नंबर बी जो है 12% सही है। व्याख्या है कि शहर की बड़ी आबादी का लगभग 12% फुटपाथों पर ठेले या दुकानें में लगाकर आजीविका चलाती है। शहर की आबादी का लगभग 12% फुटपाथों पर ठेले या दुकान लगाकर आजीविका चलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 89 है, 89 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क पर दुकान लगाने वाले भेंडरों के अधिकार और सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? सड़क पर दुकान लगाने वाले भेंडरों के अधिकार और सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? तो सही ऑप्शन नंबर बी, वेंडिंग जोन यानी हाइकिंग शॉपिंग जोन का निर्धारण, वेंडिंग जोन का निर्धारण किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। व्याख्या दिया गया हुआ है कि नए दिशा निर्देश के तहत भेंडरों को रोजगार सुरक्षा देने के लिए वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। नए निर्देशों के तहत भेंडरों को रोजगार सुरक्षा देने के लिए वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। अगला नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि कॉल सेंटर का मुख्य कार्य क्या होता है? कॉल सेंटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, ग्राहकों के फ़ोन इंटरनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कि ग्राहकों को इंटरनेट द्वारा उत्पाद संबंधी जानकारी और सेवा देना। अगला नंबर इसका व्याख्या दिया गया हुआ है कि यह एक केंद्रीय कार्यालय होता है जहां ग्राहकों की समस्या का समाधान किया जाता है। अगला नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वैश्विक स्तर पर किस उद्योग का एक बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग हब बन चुका है? भारत वैश्विक स्तर पर किस उद्योग का एक बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग हब बन चुका है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कॉल सेंटर और आईटी सेंटर सेवा का। व्याख्या है कि अंग्रेजी बोलने वाले कुशल युवकों की उपलब्धता के कारण विदेशी कंपनियां भारत में कॉल सेंटर खोलती है। अंग्रेजी बोलने वाले कुशल युवकों की उपलब्धता के कारण विदेशी कंपनियां भारत में कॉल सेंटर जो है खोलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि अस्थायी या दिहाड़ी मजदूर कैजुअल लेबर का क्या अर्थ है? अस्थायी या दिहाड़ी मजदूर का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब मालिक को ज़रूरत हो तभी काम पर बुलाना, कोई जॉब सुरक्षित नहीं है। जब मालिक को ज़रूरत हो तभी काम पे बुलाना, इसके लिए कोई जॉब सुरक्षित नहीं है। यही ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। व्याख्या दिया हुआ है कि कैजुअल वर्कर को काम न होने पर कभी भी निकाला जा सकता है और उन्हें कोई भी भत्ता नहीं मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 93 नंबर है कि लेबर चौक किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जहां दिहाड़ी मजदूर, मिस्त्री, पेंटर, कूली काम पाने के लिए सुबह एकत्र होते हैं, उसी को लेबर चौक कहा जाता है। व्याख्या दिया हुआ है कि राजमिस्त्री और मजदूरी करने वाले लोग ठेकेदारों द्वारा काम पर ले जाने का इंतज़ार यहाँ करते हैं लेबर चौक पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 94 नंबर के अस्थायी नौकरी परमानेंट जॉब वाले कर्मचारी को इनमें से कौन सा लाभ मिलता है? अस्थायी यानी परमानेंट नौकरी वाले कर्मचारी को इनमें से क्या लाभ मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। प्रोविडेंट फंड मिलता है, पीएफ मिलता है और पेंशन मिलता है। बी नंबर बीमारी की छुट्टियां व स्वास्थ्य बीमा भी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है रविवार और त्योहारों की वैतनिक छुट्टी भी मिलती है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या है कि संगठित क्षेत्र के अस्थायी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और तय मासिक वेतन मिलता है। 95 नंबर है कि परिधान या कपड़ा निर्यात करने वाली फैक्ट्री में मजदूर की क्या स्थिति होती है?
परिधान या कपड़ा निर्यात करने वाली फैक्ट्री में मजदूरों की क्या स्थिति होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम वेतन और 12 से 14 घंटे का काम लंबा काम होता है। बहुत कम वेतन में 12 से 14 घंटे का काम करना होता है। व्याख्या दिया हुआ है कि कपड़ा कारखानों में अधिकतर काम अस्थायी होता है और मौसम के अनुसार अत्यधिक दबाव में कराया जाता है। कपड़ा कारखानों में अधिक काम अस्थायी होता है और मौसम के अनुसार अत्यधिक दबाकर कराया जाता है। अगला नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार में पक्की दुकान चलाने वाले व्यापारियों को व्यापार करने का लाइसेंस कौन जारी करता है? बाजार में पक्की दुकान चलाने वाले व्यापारियों को व्यापार करने के लाइसेंस कौन जारी करता है? तो इसका सही ऑप्शन में भी नगर निगम या स्थानीय निकाय। नगर निगम या स्थानीय निकाय। व्याख्या है कि नगर निगम यह तय करता है कि सप्ताह के किस दिन और कौन सा बाजार खुला रहेगा। सप्ताह का कौन सा दिन और कौन बाजार खुला रहेगा, ये लाइसेंस जारी करता है। अगला 97 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड का मुख्य लाभ क्या है? सेल्फ रोजगार का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति स्वयं अपना मालिक होता है और निर्णय ले सकता है। व्यक्ति स्वयं अपना मालिक होता है और निर्णय ले सकता है। व्याख्या है कि इनमें व्यक्ति दूसरों के अधीन काम करने के बजाय अपना हुनर या व्यवसाय चलाता है। अगला 98 नंबर क्वेश्चन है कि शहरों में स्वरोजगार करने वाले छोटे वेंडरों को ऋण देने के लिए सरकार की कौन सी योजना प्रसिद्ध है? शहरों में स्वरोजगार करने वाले छोटे वेंडरों को ऋण देने के लिए सरकार की कौन सी योजना प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। व्याख्या है पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए सस्ता ऋण मिलता है। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां नौकरी की सुरक्षा तय वेतन और नियमानुसार लागू होता है क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां नौकरी की सुरक्षा तय वेतन और नियम लागू होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन में भी औपचारिक संगठित क्षेत्र कहलाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर कहलाता है। बी है व्याख्या है कि संगठित क्षेत्र में सरकार के नियमों का पालन होता है और कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा मिलता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी किस प्रकार के रोजगार से क्षेत्र में कार्यरत है? भारत की बहुसंख्यक आबादी किस प्रकार के रोजगार में कार्यरत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या है कि भारत का लगभग 85 से 90% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में खेती, दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापार में बिना सामाजिक सुरक्षा के काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन था 100 नंबर क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।